हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज भवेदी पाटीदार। आप सभी का स्वागत करता हूं नेविगेट इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश जीके। हमारी रिद्धि सिद्धि बैच का ये अपना नेक्स्ट लेक्चर है। अभी तक हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बात की, जहां पर हम लोगों को मध्य प्रदेश की बेसिक इंफॉर्मेशन, जिसमें हम सामान्य जानकारी पढ़ते हैं, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी था, जो हमने किया। आप लोगों को कई बार लगता है कि जो सिलेबस है वो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा दिया जाए। तो अगर आप सिलेबस उठा के देखो कभी, तो वहां पर सीधा सिलेबस में लिखा रहता है हिस्ट्री, है ना। हिस्ट्री में फिर वो लिखा रहता है कि बताइए हिस्ट्री का प्राचीन इतिहास, मतलब आपका एंशियंट हिस्ट्री बताइए, मिडिवल हिस्ट्री बताइए, इस तरीके से लिखा रहता है। ज्योग्राफी उठाओगे तो उसमें पहले ही नंबर पे, पहले ही टॉपिक में आपको माउंटेन के बारे में, आपको रॉक्स और आपको मिनरल, ऐसे ऑप्शंस मिल जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो सिलेबस होता है वो पॉइंट नोट करने के लिए होता है कि हमें माउंटेन्स भी पढ़ना है, हमें ये भी पढ़ना है, हमें वो भी पढ़ना है। लेकिन उसकी एक प्रोसीजर होती है, उसका एक सिस्टम होता है कि हम किस तरीके से पढ़ें। तो मध्य प्रदेश अगर कोई पढ़ना चाहता है, और एज अ टीचर हम लोगों का ये फर्ज बनता है, जो हम करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, कि हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं। अगर आपका पढ़ा हुआ है तो आपको लगेगा कि ये तो हमारा रिपीट हुआ है। लेकिन अगर आपको उस चीज की जानकारी नहीं है, फिर आपको वहीं से मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज पढ़ना है। मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज पढ़ने के लिए मैं सभी को रिकमेंड करता हूं कि आपको अक्षांश और देशांतर, जिनको हम लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, वो भी आना चाहिए। क्यों जरूरी है वो आना, क्यों चाहिए? क्योंकि जब तक आप लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड की जानकारी नहीं लेंगे, आप क्लाइमेट अच्छे से कैसे समझ पाएंगे? तो ऐसा बहुत सी चीजें होती हैं जो आपके लेवल पे लगता है कि टॉपिक कहाँ लिखा है और किस तरीके से चल रहा है, लेकिन ऐसे नहीं चलता है। हम लोगों को पता है आपका एक एक टॉपिक कवर होता है, लेकिन उसका एक सिस्टमेटिक वे होता है पढ़ने का। ठीक है, तो एक बेसिक सी छोटी सी बात थी हमारा आज का सेशन शुरू करने से पहले। हम लोग जो पढ़ रहे हैं अपना, हाँ रवि, देखो अभी एक तो आपका आरआरबी का पेपर हुआ। रवि कह रहे हैं कि आरआरबी में, ओके, कैटेगरी ओबीसी है। 17 दिसंबर की आपकी पहली शिफ्ट थी। हाँ ठीक है। देखो, मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि आपने अगर अभी, है ना, आरआरबी का पेपर दिया, ठीक है, आप लोग आरआरबी का पेपर देकर आए, इसीलिए आपकी जो क्लासेस थी ना वो थोड़ी सी डिले हुई। क्यों? क्योंकि बहुत से बच्चे थे, प्रिपरेशन करना है सर। एक मेन पॉइंट आया कि सर हमें प्रिपरेशन करना है, और हम जो है ये आरआरबी का सीबीटी वन तो दें अभी फिलहाल में, है ना। सीबीटी वन देते हैं, क्योंकि सीबीटी वन जो था उसमें टेक्निकल सब्जेक्ट कुछ नहीं था, और हमारा ये एमपीजी के पढ़ रहा है, जो कि आरआरबी में नहीं आता है। तो स्टूडेंट की डिमांड पे, क्योंकि ये पूरा जो था वो नॉन टेक्निकल बेस्ड था, है ना, इसमें नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट आ रहे थे, और आपको प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए था, क्योंकि आप साथ साथ में प्रिपेयर नहीं कर पा रहे थे। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं अपन, और स्टूडेंट को तैयारी करने देते हैं, क्योंकि आपके सामने अभी एज सच कोई डेट नहीं पता थी। और देखिए कितना सिस्टमेटिक चीजें होती है कि आपका आरआरबी का पेपर खत्म होने को आया, और उधर आयोग ने एक कैलेंडर दिया। हालांकि वो बहुत कंट्रोवर्शियल चीज है कि आयोग ऐसा क्यों कर चुका है, क्यों हुआ, ये कोई जानकारी नहीं अभी। लेकिन हाँ, आपको ये बात पता होगी कि कल से कंटिन्यूअसली 24 आवर्स हो चुके हैं। हमारे स्टूडेंट्स, हमारे सहपाठी, हमारे हितैषी, हमारे वेल विशर जो है, वो सब लगे हुए हैं लगातार इस चीज में, और हमारा इंस्टीट्यूट आपके साथ खड़ा है इस चीज में कि आपको किसी तरीके से भी न्याय मिले। न्याय मिलने से मेरा मतलब है कि हम जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उससे रिलेटेड नोटिस, उससे रिलेटेड जो आपने एक कैलेंडर इशू किया उसमें हमारी ब्रांच भी ऐड हो, ये चल रहा है और चलेगा। कोई भी चीज बोल देना अतिशयोक्ति होती है, बट फिर भी मेरी अंदर से जो आवाज निकल रही है, जो इंट्यूशंस, जो गट फीलिंग आ रही है, वो ये आ रही है कि कहीं ना कहीं कुछ बात हुई है कि सिविल को छोड़ा गया, बट ऐसा जनरली होता नहीं है ना। तो वैकेंसी जरूर आएगी। 100 बात की एक बात, वैकेंसी जरूर आएगी। ये मेरी मेरी अंतरात्मा की आवाज है। अब आप इसको कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ना है। पहला पॉइंट ये है कि आपको पढ़ाई करना ही करना है। क्योंकि अगर मान लीजिए कल को उन्होंने जब नोटिफिकेशन दिया, उसमें डायरेक्ट आपको सिविल की उन्होंने वैकेंसी अलॉट कर दी, तो क्या आप नोटिफिकेशन के बाद पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे? जो कि बहुत गलत हो जाएगा, है ना। तो पेपर कभी भी हो रवि, जुलाई में पेपर होगा, तो जो बच्चा आज से तैयारी करने को सोचेगा वो भी कर पाएगा। जिस बच्चे की एक बार प्रिपरेशन हो चुकी है, वो अपने आप को वो और ज्यादा इंप्रूव करे। एक पेपर देख के देख लीजिए। देखो, मेरा सीधा गणित होता है हमेशा। मैं हमेशा स्टूडेंट को एक चीज सजेस्ट करता हूं, मैं आपको भी सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चूंकि ये क्लास सभी लोग देखेंगे, तो मैं आप लोगों को एक बात बोलता हूँ। मान लीजिए, चलिए आपका एई का पेपर है। अभी हमारे पास ऐसी चीज नहीं है, पर मान लीजिए एई सिविल का पेपर, है ना। अब डेट दी आपको जुलाई में दी, कब? जुलाई 2025। ठीक। अब इस दिन ये पेपर, या इस मंथ में ये पेपर देने जाने के लिए आपकी क्या प्रिपरेशन है?
आपकी क्या प्रिपरेशन है कि आपने आज सिलेबस खत्म कर लिया, ठीक है, आप सोच रहे होंगे आपने सिलेबस खत्म कर लिया, तो भाई साहब ये जो आगे आने वाले 6 महीने हैं इसमें भी तो पढ़ना पड़ेगा। अगर आप 2 महीने या मैं तो कहता हूं कि 2 सप्ताह मत पढ़िए, आपकी धीरे धीरे चीजें स्किप होने लग जाती है, आप भूलने लग जाते हैं। तो 6 महीने तो आप रोक नहीं सकते अपने आप को कि मैं नहीं नहीं पढ़ता हूँ, कुछ और कर लेता हूँ, पेपर आएगा तब पढ़ लूंगा, ऐसा नहीं होता है। आपको कंटिन्यूस पढ़ाई करना पड़ेगी, ठीक है। तो जिसने पढ़ लिया है वो एक काम करे, प्रीवियस ईयर पेपर उठा ले, ठीक है। और प्रीवियस ईयर पेपर को आप कुछ इस तरीके से दें कि आपके पास 3 घंटे ही हो, है ना, जो टाइम लिमिट आपके पास पेपर है 3 घंटे ही हो, आप पूरा सॉल्व करें ईमानदारी से, और फिर जो उसकी आंसर की आयोग के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, वहीं से पेपर भी डाउनलोड करें, वहीं से आप अपना पेपर भी देकर देखें, और आप देखें कि उसमें आप कितने नंबर, और रैंडम पेपर अटेम्प्ट करें। ऐसा नहीं कि यार मैंने परसों ही सॉल्व किया था 2019 का पेपर और वो मैं फिर से दे देता हूं, ऐसा नहीं, है ना। जो नहीं किया हो उसको देकर देखें आप एक्चुअल में कहाँ हैं। अगर आप 300 नंबर लेकर आ रहे हैं तो मैं कहता हूं कि जितना टाइम बचा उसके लिए आप उसमें प्रिपेयर करें, 350 के लिए प्रिपेयर करें। अगर आप खुद 330 340 पे जा रहे हैं तो आप 360 370 पर अपने आप को बूस्ट करें। कोई पॉइंट जो छूट गया हो, सिलेबस कहीं की हो, वो कवर अप करें और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं। तैयारी हो गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई है तो शुरू कर दो। 100 बात की एक बात, आप नोटिफिकेशन का वेट नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, हम थोड़ी सी आरआरबी की बात कर रहे थे यहाँ पर। अब बात यह है कि देखो आरआरबी में भी 2 केस हैं। एक तो पहली बात कि ये 5 साल में अब आई है, ये है ना, इसने 5 साल लगा दिए एग्जाम आने में। कितना लोग इसके लिए बैठे थे, कितने लोगों ने तैयारी की, और कितना इसमें स्कोर जाएगा, इसके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो में समझा दूंगा कि लगभग बहुत सारे फैक्टर को कंसीडर करते हुए इसका एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, ठीक है। ये मैं आपको अलग से समझा दूंगा, अभी यहां उसको इंक्लूड नहीं करते अपन, है ना। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ रवि कि आपको टेस्ट लगाना पड़ेंगे, पर वो यही कहा था। अपन आरआरबी की अगर थोड़ी सी बात करें जहां तुमने शुरू किया था, अभी हम लोग इसकी बात करते हैं कि कट ऑफ पे अपन अलग से चर्चा कर लेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा मुद्दा है, अपन यहाँ अपने सिलेबस में इसको ऐड नहीं करते। पर इन जनरल में कहता हूं कि आपका जो कट ऑफ के स्कोर हिसाब से स्कोर देखना, और CBT 2 के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दो, ठीक। ये आपको देना है, ये मान के चलो, क्योंकि कट ऑफ के बारे में 100% एग्जैक्ट तो अभी कोई नहीं बता सकता जब तक कि आपका रिजल्ट ना आए। 100% एक्यूरेसी की बात कर रहा हूं। हम एक्सपेक्टेड क्यों बोलते हैं हर बार, क्योंकि हम एक रेंज देखते हैं कि इस रेंज में अगर होगा तो कट ऑफ जाएगा, और जनरली वो होता भी है। आप यहां से प्रिपरेशन शुरू करें। आप ये नहीं सोचते कि जिस दिन मेरा लिस्ट में नाम आ जाएगा उस दिन, या मेरा रोल नंबर आ जाएगा उस दिन मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, ये नहीं होना चाहिए। अदरवाइज उस दिन आप बहुत सारे बच्चों से पीछे हो जाओगे। आपको आज से ही आगे बढ़ना है और पढ़ना है, ठीक है। तो CBT 2 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो मेरी तरफ से। तो अगर एक मोटा मोटा भी मैं बोलूं, अगर आप 60 मार्क्स लेकर आ रहे हैं, 60 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर दिए ओबीसी में, 60 क्वेश्चन, तो आप चालू कर दो प्रिपरेशन आगे की, देखा जाएगा। क्योंकि रेलवे है, रेलवे जो है, एक तो इतने दिनों में एग्जाम लिया, कितने लोग सिंसियर थे, किस ब्रांच से आप एग्जाम दे रहे हो, किस जोन से आपने पेपर दिया है, बहुत सारे फैक्टर मैटर करेंगे। आपका नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ रहे हैं, मार्क्स कम हो रहे हैं, रॉ स्कोर क्या है, उस अकॉर्डिंग अपन अभी बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं सीधा सा। पीछे मुड़ के नहीं देखना, जो हुआ सो हो गया, इतिहास कोई चेंज नहीं कर सकता, अतीत में कोई जाकर बदल नहीं सकता। जो पेपर देना था आप दे चुके हैं, अब आरआरबी वाले सारे। अब आप CBT 2 की तैयारी करें। इफ एंड बट कुछ भी नहीं होता है, आप पढ़ाई करें, आज नहीं तो कल होता ही होता है, अभी नहीं तो अगले साल। क्योंकि रेलवे तो वैसे भी बोल चुका है कि जेई का पेपर तो अब हर साल हम लोग लेंगे, रेलवे ने बोला है कि वो हर साल एग्जाम कंडक्ट कराएगा, तो क्यों पीछे मुड़ के देखना है यार। बहुत बड़ी जॉब होती है, बहुत रेप्यूटेड जॉब होती है, और आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के बारे में सोचें तो अच्छा है। मैं तो कहता हूँ, मेरा तो ये मानना रहता, मेरा जब कभी किसी से डिस्कशन होता ना, तो मैं तो एक बात बोलता हूँ कि भले ही आपका आरआरबी जेई जो है, आरआरबी जेई जो है, ये कौन है, ये आपका सेंट्रल की जॉब है, ठीक है ना। और इसमें विदाउट इंटरव्यू जॉब लगता है, मतलब ये एक तरीके से सी ग्रेड की जॉब है ना। इसमें सी ग्रुप की मिलती है। आपका एमपीपीएससी से जो मिलती है, एमपीपीएससी से जो एई मिलता है, ये आपका पी ग्रेड की जॉब है, ठीक है। ये स्टेट गवर्नमेंट की है। मेरे हिसाब से तो ये दोनों इक्विवेलेंट, दोनों इक्विवेलेंट, ठीक। ये मिल जाए ये ले लेंगे, ये मिल जाए ये ले लेंगे, करेंगे तैयारी। इन दोनों में खास बात ये कि टेक्निकल सेम है ना। तो जो सेम टेक्निकल है पढ़ें, और अगर कोई गाइडेंस की जरूरत होती है, अगर आपको कोर्स की रिगार्डिंग कोई वो है, तो आप हमें बताएं। हम वैसे भी आपका आरआरबी जेई का जो है CBT 2 का हम लोग शुरू कर ही रहे हैं, है ना। तो आप उससे भी ले सकते हैं टेक्निकल का। चलिए अब इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं अपन, है ना। ये आपको पता ही है कि ऐसा होता है और ऐसा करना ही है, छोड़ना तो है नहीं किसी चीज को अपन को, ठीक है। तो पढ़ें, हम अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं पहले तो इस चीज की कि हम कहां पर थे।
हमने अभी रिवर्स पढ़ ली है। क्या पढ़ ली है? रिवर। रिवर के बारे में बात कर ली कि रिवर का मेन रिवर जो हमने मध्य प्रदेश में देखी है, और भी रिवर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन रिवर का ओरिजिन कहां से है, रिवर जो है वो कि कितनी लेंथ वाली कुछ बड़ी बड़ी रिवर के बारे में अपन ने बात कर ली है, और रिवर के नियर बाय जो जो सिटी है उनके बारे में पढ़ लिया है। रिवर पर जो डैम बने हुए हैं उनकी हमने बात कर ली है। आता है यहाँ पर पॉइंट हमारा, जिसको हम कहते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको डेफिनेटली इस टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और स्टैटिक क्वेश्चन है, क्योंकि आप ये इमेजिन करिए कि कहीं पर आपने एक डैम बना दिया है, तो उस डैम की कैपेसिटी, उस डैम से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिसिटी, उस डैम से निकलने वाली कैनाल्स, जो एक बार बनेगी, कंस्ट्रक्शन होगा, वो हो जाएगा। इसलिए ये टॉपिक जो है ये स्टैटिक का है। कैपेसिटी बढ़ती घटती रहती है, तो वो हम अपने बजट से निकाल लेंगे, या जो हमारी आर्थिक समीक्षा होती है ना। आपको एक चीज और ध्यान रखना है, मैं आपको जब आपका पेपर होने वाला होगा उसके जस्ट पहले मध्य प्रदेश की आर्थिक समीक्षा, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे ऑफ मध्य प्रदेश, वो पढ़ा दूंगा। एक्चुअल में आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें जो करंट अफेयर का क्वेश्चन होता है, मैं आपको बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ, करंट अफेयर कैसे प्रिपेयर किया जाता है। वहां पर जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, हम क्यों बोल देते हैं कि हमारे पढ़ाए हुए सिलेबस से ही, कंटेंट से ही क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए बोल देते हैं कि हमें पता है कि वो कहां से लिया गया है, एक पैटर्न फॉलो होता है। तो वो पैटर्न की मैं आपको बात बता रहा हूं कि आर्थिक समीक्षा पढ़ना बहुत जरूरी होता है, और मैं आपको वो पढ़ा दूंगा जब आपका पेपर होने वाला होगा उसके पहले। तो जब आर्थिक समीक्षा होती है, तो वहां पर अगर किसी डैम की कैपेसिटी बढ़ती है, किसी डैम से केनाल या किसी स्टेट के साथ में कोई हमारा कोलाबोरेशन होता है, अभी हमारा जैसे ये रिवर लिंक प्रोजेक्ट पे फिर से एक बार बात उठी है, ये सारी चीजें जो है ना, ये धीरे से आपको आखिरी में एक साथ प्रोवाइड कर दी जाती है, ताकि वो आपके जहन में ताजा ताजा भी रहे और आपके पेपर में आ भी जाए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ज्यादा है आने की। अब जो स्टैटिक चीज है वो कौन कौन सी है, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं। इसको हम कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना, है ना। तो कुछ बातें करेंगे जैसे ड्रेनेज सिस्टम की, जिसमें हम लोग रिवर के बारे में पढ़ेंगे। रिवर कहाँ कहाँ पे फ्लो होती है वो करेंगे, तो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश हो जाएगा, राइट, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। फिर हम आज पढ़ने वाले पहले पैटर्न, कि मध्य प्रदेश में जो रिवर्स हैं उनका फ्लो पैटर्न कैसा है, या जो वो जिस तरीके से बहती है तो किस पैटर्न में फ्लो करती है, वो पढ़ेंगे। देन हम पढ़ने वाले हैं हमारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स को आज। ठीक है, जितना होगा उतना करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में भी इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, राइट। चलिए, तो सबसे पहले डिफरेंट पैटर्न ऑफ रिवर इन मध्य प्रदेश या ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, ये क्या होता है? हाँ रवि, बिल्कुल होगी। यूट्यूब का जो सेशन होगा ना, उसमें टेक्निकल का भी आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, हम बिल्कुल करवाएंगे, है ना, बिल्कुल होगा। ठीक, चलो तो देखते हैं। अभी हमारे पास अब पैटर्न की बात चल रही है, तो पहले तो आप क्या करें, पहले आप पैटर्न का नाम देखें। देखो, डेंड्रेटिक पैटर्न होता है, सुपर इम्पोज्ड पैटर्न होता है, कंसिक्वेंट पैटर्न होता है, और रेक्टेंगुलर पैटर्न। ये चार टाइप के ही आपको पढ़ना है। ठीक है, मध्य प्रदेश से जो क्वेश्चन आएगा वो ये चार तरीके के ही आने वाले हैं। ठीक है, ठीक। डेंड्रेटिक का मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं वृक्षाकार। इसको क्या कहते हैं हम लोग? वृक्षाकार। ये ठीक है, प्रवाह। ठीक, वृक्षाकार प्रवाह हो गया, एक चीज ये हो गई। इसमें क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा अगर डायग्राम देख पा रहे होंगे, तो ये रिवर बनी, ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई ट्री है जिसकी ब्रांचेस है। ये कैसा दिखाई दे रहा है, एक ट्री है जो थोड़ा टिल्टेड है और उसकी ये ब्रांच जा रही है उसमें से, ये दिखाई दे रहा है। एक्चुअल में ये ट्री या ब्रांच नहीं है, ये रिवर है। ये क्या है? रिवर है। अब आप कहेंगे ऐसी कैसी रिवर है, तो मैं बताता हूं, देखो आपको, देखो ध्यान से देखना है ना। यहां पर आपको एक रिवर दिखाई दे रही है, जो मेन रिवर है, ये वाली दिख रही है, ये रिवर दिखाई दे रही है। और इसके साथ क्या हो रहा है, यहां पर पास में ये रिवर आकर इसमें मर्ज हो रही है। यहां देखेंगे तो ये रिवर्स, यहां पर एक से ज्यादा रिवर मर्ज हो रही है, ऐसी दिखाई दे रही है। यहां से भी देखेंगे तो ये रिवर कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रही है, मर्ज होती हुई। एक्चुअल में मेन रिवर के पास में अगर आपको और कई सारी छोटी रिवर आकर मिलती हुई दिखाई देती, तो उसका हमने नाम क्या दिया है? उसको हमने कहा है डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न। क्या कहा है? डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, इट लुक्स लाइक दी ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ ट्री रूट्स, है ना, कहा ना, ब्रांचेस टाइप, शाखा टाइप दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर, तो ये कहलाता हमारा डेंड्रेटिक। अब इंपॉर्टेंट क्या चीज है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि ये डायरेक्ट आएगा आपके पेपर में, जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आएगा इसके एग्जाम्पल से, बस को इसका एग्जाम्पल याद रखना है। क्या याद रखना है? एग्जाम्पल। मध्य प्रदेश की दो बड़ी नदियां, जिनमें एक नर्मदा है और एक सोन नदी है। नर्मदा और सोन नदी जो है मेनली, ये दोनों रिवर जो है, ये डेंड्रेटिक पैटर्न को फॉलो करती है। मतलब ये जब फ्लो करती है तो इसके आसपास से
कई सारी रिवर आकर इसके अंदर अपना वाटर ड्रॉप कर देती है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है नर्मदा एंड सोन एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। तो ठीक है, ये जो ब्रांचेस आपको दिखाई दे रही है सब इसकी क्या है, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज है, मतलब इसकी सहायक नदियां हैं। राइट, एक पॉइंट हो गया अपना। सीधा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, नर्मदा नदी का जो आपसे पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि नर्मदा नदी का कैसा प्रवाह है, तो आप याद रखना वृक्षाकार प्रवाह में फ्लो करती है वो। राइट, हिंदी में वृक्षाकार, इंग्लिश में डेंड्रेटिक। ये हुआ दूसरा हमारा सुपर इम्पोज्ड। दूसरा कौन सा हुआ, सुपर इम्पोज्ड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, तो ये अध्यारोपित बोला जाता है इसको, अध्यारोपित प्रवाह। ठीक है, अध्यारोपित, सुपर इम्पोज्ड मतलब अध्यारोपित प्रवाह। ये अध्यारोपित प्रवाह के लिए भी क्या याद रखोगे, इसके लिए आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका कोई खास बात नहीं है, ये बस नॉर्मल सा है। इसमें आपको रिवर याद रखना है कि कौन सी रिवर, तो मध्य प्रदेश की चंबल और बनास, ये दो नदियां जो है वो इस सुपर इम्पोज्ड पैटर्न को की तरह फ्लो करती है, या ये आयताकार अपवाह बनाती है, और आयताकार अपवाह भी बोल सकते हैं, प्रवाह भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम, तीसरा हमारा कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है, फिर से अगेन देखो यहाँ पर लिखा है नर्मदा एंड ताप्ती, यहाँ पर क्या लिखा है, नर्मदा एंड ताप्ती। इसके लिए आप डायरेक्ट आंसर याद रख सकते हैं, कॉन्सिक्वेंट पैटर्न जो होता है उसमें नर्मदा और ताप्ती आंसर आएगा। अब आप पूछेंगे कि एक आपने डेंड्रेटिक बताया उसमें भी नर्मदा ऑप्शन दे दिया, एक आपने कॉन्सिक्वेंट बताया उसमें भी आपने क्या बता दिया, नर्मदा बता दिया, कौन सा आंसर सही है। तो याद रखना, वो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, अगर नर्मदा का पूछना होगा कि बताइए कौन सी रिवर जो है वो वृक्षाकार प्रवाह करती है, अगर उसने क्वेश्चन पूछा वृक्षाकार प्रवाह किस रिवर का होता है, और मैं आपको अब ऑप्शन देता हूं, आप समझ जाएंगे ये रिवर के बारे में बात कर रहा है। आपके सामने मान लीजिए ये लिखा रहता है, आपके सामने ये लिखा रहेगा, यहां लिख के दे देगा आपको नर्मदा, यहां आपको दे देगा वो माही, यहां पर आपको दे देगा वो सोन, नहीं, यहां पर आपको दे देगा वो मान लीजिए सिंध रिवर, सिंध दे देता है वो, और फिर आपको दे देता है चंबल। अब बताइए आप, अब आप आंसर कर सकते हैं ना इसका, क्या हो जाएगा, सीधा सा आपका गणित है यहां पर कि आपका नर्मदा रिवर जो है, नर्मदा रिवर इसमें क्या करेगी, आपके वृक्षाकार प्रवाह का फ्लो करती है, या वृक्षाकार प्रवाह की तरीके से फ्लो करती है मध्य प्रदेश में। बस सिंपल सिंपल गणित। दोबारा आ गया क्वेश्चन, तो फिर वो आएगा कॉन्सिक्वेंट से रिलेटेड। ठीक है ना। हाँ, फिर आता है हमारा रेक्टेंगुलर पैटर्न, इसमें आपकी सोन रिवर फ्लो होती है। अगेन हमने पहले भी देखा जहां पर सोन आ गया था, सोन और नर्मदा ऑलरेडी आ चुकी थी और फिर सोन वापस से आ गई, कोई बात नहीं। अगला हमारा जो है वो रेक्टेंगुलर पैटर्न है, जिसको हम बोलते हैं हमारा आयताकार प्रवाह। कैसा बोलेंगे इसको, आयताकार प्रवाह। ठीक है, ये बात कुछ नहीं, बस आपको नाम याद रखना है। ठीक, चलिए ये पैटर्न है, पैटर्न में इससे ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस इतनी ही बातें हैं आपकी। तो हमारा ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला, ये हमने पढ़ लिया है, पैटर्न्स ऑफ रिवर ऑफ मध्य प्रदेश। कैसे पैटर्न है, तो आपको ये केवल 4 पैटर्न के नाम याद रखना है, डेंड्रेटिक, सुपर इम्पोज्ड, देन आपका कॉन्सिक्वेंट और रेक्टेंगुलर। बस अब आते हैं हम लोग हमारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स पे। किस पे, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक, एक एक चीज पढ़ना है, और जो जो बातें बताई गई हैं, चाहे वो स्टोरी के फॉर्म में बताया जाए या किसी भी तरीके से, ये सारी बातें आपके लिए क्वेश्चन के फॉर्म में इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, यहाँ पर मॉडर्न टेम्पल। अब आप पूछेंगे सर ये मॉडर्न टेम्पल आपने क्यों लिख दिया यहाँ पर, है ना, आप पूछ सकते हैं कि मॉडर्न टेम्पल आपने ये क्यों लिखा। तो मॉडर्न टेम्पल इसलिए लिखा है कि मध्य प्रदेश ही छोड़िए, भारत में भी, किसमें, भारत में भी हमारे जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, देश के पहले प्रधानमंत्री, उन्होंने जो ये बहुउद्देशीय परियोजना होती है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होते हैं, उसको टैग दिया था मॉडर्न टेम्पल का। तो ये इंडिया लेवल पे जो एग्जाम्स हुई ना, उसमें ये क्वेश्चन आ गया कि मॉडर्न टेम्पल की संख्या, या जो आपका आधुनिक मंदिर की संख्या किसको दी गई है। क्वेश्चन क्या आया, आधुनिक मंदिर की संख्या किसको दी गई है। तो वहां पर 4 ऑप्शन होते हैं, मंदिर के नाम से कुछ भी हो सकता है, तो हम लोगों को लगता है कि यार कोई होगा, हम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को ध्यान नहीं देते हैं। राइट, तो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ध्यान रखें, मध्य प्रदेश में इंडिया में भी मॉडर्न टेम्पल की संख्या या मॉडर्न टेम्पल के नाम से बहुउद्देशीय परियोजनाओं को जाना जाता है। राइट, ठीक है ये बात। चलिए तो बस अब अपने मध्य प्रदेश की मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स पढ़ेंगे, और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बोलने के पीछे क्या रीजन है वो आप मुझे बताइए कि क्यों मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बोला जाता है इनको, है ना, इसका नाम ऐसा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्यों दिया गया। छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप जानते भी हैं इसको।
इस चीज को आप समझते भी हैं कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है। तो इसके कुछ ना एक से ज्यादा पर्पस हो। मल्टीपर्पज का मतलब क्या होता है, जिसके पर्पस एक से ज्यादा हो, यूज एक से ज्यादा हो। कौन कौन सी चीजें, जैसे एक तो हम इससे क्या करते हैं, तो एक हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करते हैं, बिल्कुल बेसिक सी बात, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो गया। और क्या होता है सर, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, इरिगेशन में काम लेते हैं, यही चीज से पानी निकलता है और उसी को आप लोग कैनाल में फ्लो करके क्या करवाते हो, इरिगेशन करवाते हो। और क्या कर सकते हैं सर, हम यहाँ पर हमारी इकोनॉमी में मदद कर सकते हैं, फिशरीज में। कैसे, आप मछली पालन कर सकते हैं, है ना, यहाँ पर आप मछली पालन कर सकते हैं। कई लोगों की जो है आजीविका इस बात पर डिपेंड करती है ना। गुड। और और क्या कर सकते हैं हम लोग, तो हम कर सकते हैं यहाँ पर अपना मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से हम कर सकते हैं फ्लड कंट्रोल। और क्या कर सकते हैं, आप फ्लड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। और क्या कर सकते हैं, आप आप अंडर वाटर रिचार्ज कर सकते हैं। अंडर ग्राउंड वाटर जो होता है, अंडर ग्राउंड वाटर जो होता है, वो रिचार्ज, है ना। कहीं पर पानी भरा रहेगा तो उसके आसपास का जो वाटर लेवल होता है वो ऑलरेडी बढ़ जाता है। तो ये चीजें हैं जहां पर आपको एक एक प्रोजेक्ट से, एक डैम से इतनी सारी चीजें मिलती, इसलिए इनका नाम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट दिया गया है। ठीक है, चलिए। अब अपन हमारे पैटर्न को ना छोड़े, हमारा पैटर्न ये है कि हमसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधे सीधे। तो पहले मैं वो जो इन जनरल क्वेश्चन पूछते हैं उनकी बात करता हूं, देन वन बाय वन रिवर पर आऊंगा। ध्यान से सुनिएगा। देखो, नोट लिखा है मैंने, नोट इसलिए लिखा है क्योंकि आपको सारी बातें याद होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में कि सबसे पहले क्या चीज हुआ था, हमारे यहाँ कौन सा डैम बनाया गया था, एक नाम याद रखेंगे आप जिसका नाम है साइक्लोपियन डैम। क्या नाम है, हिंदी इंग्लिश में दोनों में सेम बोला जाएगा, इसको साइक्लोपियन बोला जाता है। साइक्लोपियन, साइक्लोपियन बांध। ठीक है। मध्य प्रदेश का एक ऐसा बांध जिसको आप बोलेंगे कि मध्य प्रदेश का ये पहला बांध है। ठीक है। साइक्लोपियन बांध के नाम से पूछा जाता है। बात यह है कि इट इज द ओल्डेस्ट डैम ऑफ मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश का सबसे पुराना डैम है। कहां पर, रायसेन जिले में। और उसमें भी प्लेस पूछे तो भोजपुर। अब भोजपुर और रायसेन वगैरह जो है, भोजपुर स्पेशली अगर मैं कहूं तो कौन से राजा से संबंधित था, तो आपको पता है कि राजा भोज, है ना। और राजा भोज जो थे कौन सी डायनेस्टी से रिलेट करते थे या कौन सी वंश से संबंधित थे, तो हम कहेंगे कि राजा भोज जो है वो परमार वंश से थे। तो आप पूरी बात एक साथ देखें, इसमें आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन ये कि अगर ये आ जाता है तो क्वेश्चन क्या आएगा इसका, कि विच इज द फर्स्ट डैम ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का पहला बांध कौन सा है। 4 ऑप्शन रहेंगे, आंसर ढूंढिए, साइक्लोपियन मिलेगा, आंसर टिक करेंगे, पहली चीज। दूसरा क्वेश्चन, साइक्लोपियन डैम किसने निर्मित करवाया था, तो दूसरे क्वेश्चन में आप बोलेंगे राजा भोज ने। ठीक है, किसने बनवाया था, राजा भोज ने। और तीसरा कि ये इसकी लोकेशन पूछ लेंगे कि साइक्लोपियन डैम कहां पर बनाया गया था या कहां पर लोकेटेड था, तो आप बोलेंगे कि वो भोजपुर, या फिर आप उसको जिले वाइज भी बता सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट अगर बताना चाहें तो रायसेन बोल सकते हैं। चौथा क्वेश्चन कि राजा भोज जो हिस्ट्री पे जाएगा, कि राजा भोज कौन से वंश से संबंधित थे, तो आप बोल देंगे वो परमार वंश से थे, जैसे कि अभी मुझे 2-3 आंसर दिख भी रहे हैं ना, राजा भोज परमार वंश। अब ये क्वेश्चन भी है और इस तरीके से भी आ सकता है कि साइक्लोपियन डैम किस वंश के शासकों ने बनवाया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ रवि, बात करेंगे ना हिस्ट्री में इस पे, हिस्ट्री की क्लास अटेंड करिएगा। हिस्ट्री में बहुत सी ऐसी चीजें आपको जानने को मिलेगी मध्य प्रदेश की, जो, हाँ ठीक है, आप आपने पढ़ा है, अच्छी बात है, और भी बातें, है ना। होशंग शाह के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी बातें अपन करेंगे हिस्ट्री में। ठीक है, चलिए। एक हो गया, एक हो गया अपना ये साइक्लोपियन डैम। अब ये ओल्डेस्ट है, राजा भोज की बात है, काफी पुरानी बात है। दूसरी बात, अगर हम मॉडर्न डेज में बात करते हैं, किसमें बात करें, मॉडर्न डेज में, कि अभी 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 अगर अपन से कोई पूछे कि बताओ डैम वैम का क्या सीन है, तो 1911 की बात कर रहे हैं हम, कि 1911। और 1911 में एक डैम बनता है जिसका नाम है धूती डैम। क्या नाम है, धूती डैम। ठीक है। ये धूती डैम जो है या धूती बांध जो है, ये 1911 में बना। इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं इसकी, कि कौन सी रिवर पे था। इंपॉर्टेंट है, ये वेन गंगा रिवर पर था। कौन सी रिवर पर था ये, वेन गंगा रिवर। ठीक है, यहां तक। धूती धूती डैम जो है वो कौन सी रिवर पे था, तो वेन गंगा रिवर पर था। वेन गंगा रिवर, और जब वेन गंगा का नाम आता है तो बालाघाट।
रवि क्या बोल रहे हो कि सर वीक में एई का टेस्ट कितने, एक, अभी एक लगाएं आप। पर एक लगाने का मतलब ये होता है कि एक लगाकर उसकी थोरो स्टडी करें। जो 450 नंबर का पेपर था उसमें से अगर 300 अचीव कर रहे हो तो 150 कहाँ गए, समझ गए? बस कुछ कुछ लॉजिक नहीं है। आप बिल्कुल प्रॉपर टेस्ट दें, जितना टाइम में देना है उतने टाइम में दीजिए, है ना? जो जो टाइम आपको अलॉट होता है उतने ही टाइम में दीजिए, पर गलतियों को पकड़िए। जितने नंबर आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं आपके, ठीक है? आप लगातार पढ़ोगे तो वो नंबर आपसे कोई नहीं ले सकता, लेकिन आपको नंबर बढ़ाना है तो जहां पे माइनस हो रहा है उसको प्लस करने की कोशिश करो, जहां पे नहीं आ रहा है कि ये नंबर कम क्यों हो गए तो उसको कोशिश करो कि वो बढ़े। चलिए, तो धूती डैम की बात कर रहे हैं, कहां पर मिलेगा आपको? तो वेनगंगा रिवर पर। और लोकेशन वाइज अगर बात करें तो वेनगंगा बालाघाट से रिलेट करती है। वेनगंगा को मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है कि ये दक्षिण दिशा में बहने वाली रिवर है। बालाघाट में वेनगंगा रिवर, तो कर लें, ठीक है। अब यहां पर लिखा है सर जॉर्ज मॉस हैरियट, ठीक है, एक व्यक्ति हैं जो इंग्लैंड के रहे 1911, इंग्लैंड से मतलब ब्रिटेन, ब्रिटिशर थे, 1911 की बात कर रहे हैं। 1911 के टाइम पर हमारे इंडिया में कौन थे? ब्रिटिशर्स थे, वो रूल कर रहे थे। तो ये जो डैम बनाया गया था सर जॉर्ज मॉस हैरियट के अंडर बनाया गया था, या इनके सुपरविजन में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पीएससी का कोई भरोसा भी नहीं है, तो जहां पर नाम मिल रहा है थोड़ा सा याद रख लें, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो पीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, ना वो आपको साइक्लोपियन डैम बोलता है, ना ही वो आपको धोती डैम के बारे में पूछता है। पीएससी का ले दे के बात अटक जाती कहां पर? तो फगारा डैम पर। पीएससी का क्वेश्चन आए तो आप मेरी तरफ से तो अभी से मान के चल लो, अगर उसको इन इस नोट से क्वेश्चन पूछना होगा तो पहले नंबर पे क्वेश्चन पूछेगा वो फगारा। कौन सा पूछेगा? फगारा। फगारा डैम के बारे में दो तीन बातें हम करते हैं। पहला, कब बना? 1927 में। कब बना है? 1927। दूसरा, कहां पर है? मुरैना में। फगारा डैम कहां पर मिलेगा? मुरैना में मिलेगा। तीसरी बात, कौन सी रिवर पर है ये? आसन रिवर पर है। अब इसको याद रखने की ट्रिक बताता हूं मैं, ठीक? देखो, ऐसे याद रखना है कि एक मोर है। कौन है? मोर है। वो क्या कर रहा है? आसन लगाकर पसर कर बैठा है। याद रख लोगे? आसन लगाकर क्या करके बैठा है? आसन लगाकर पसर के बैठा है, ऐसा याद हो, पसर, ठीक है। कैसे याद रख पाओगे? देखो, मुरैना, आसन लगाकर, और पसर मतलब पगारा, याद रखना तो हो जाएगा याद आपको ये, कि आसानी से मुरैना डिस्ट्रिक्ट में, आसन रिवर पर, और डैम का नाम है पगारा। क्लियर? तो तीनों बातें एक साथ याद हो जाएगी। 1927 अगर याद रखना हो तो उसके लिए, और ये भी बोल सकते हो पीछे पीछे आप कि वो 27 मंथ का है, या कुछ इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से तो ईयर इतना ज्यादा वो नहीं होता इंपॉर्टेंट, और करना भी हो तो साइक्लोपियन तो बहुत एंशियंट टाइम का है, उसकी बात नहीं करेंगे। फिर हम धूती डैम की बात करें 1911, फिर 1927, बस सिंपल हो जाएगा। अब इसके लिए क्यों मैंने कहा कि ये पूछा जाता है और बहुत पूछा जाता है, इसका रीजन ये है कि यहां पर आप देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश का अगर हमसे पूछा जाए कि फर्स्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कौन सा है, फर्स्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, फर्स्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश जो है वो फगारा डैम है। कौन है? फगारा डैम। फगारा डैम 1927 मध्य प्रदेश का फर्स्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, राइट। चलिए, आगे बढ़ते हैं, और यहां से अब नेक्स्ट, पलक माटी। क्या याद रखेंगे आप? पलक माटी 1936, अगला आप डैम याद रखें 1936 का पलक माटी। इस ये एक तरीके का डैम भी बोल सकते हैं, इरिगेशन प्रोजेक्ट ही था। कहां पर मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। कहां मिलेगा? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। नाम क्या है? पलक माटी, ठीक है। इरिगेशन प्रोजेक्ट है, इरिगेशन टैंक है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में मिलने वाला है। रिवर का नाम इसी में छुपा हुआ है, जिस नाम से ये प्रोजेक्ट है उसी नाम से रिवर भी है, पलक माटी रिवर। कौन सी रिवर है? पलक माटी। किसकी सहायक नदी है? बारना की, ठीक है। चलिए, और देखो, अब मध्य प्रदेश में पहला कौन सा पढ़ा आपने? 1927 का पगारा डैम। 1927 का कौन? पगारा डैम। और पगारा डैम के 9 इयर्स लेटर, मतलब 1936 में पलक माटी आता है। कौन आता है? पलक माटी। और ये मध्य प्रदेश का सेकंड इरिगेशन प्रोजेक्ट होता है। 1936 में मध्य प्रदेश का सेकंड इरिगेशन प्रोजेक्ट जो आया वो कौन सा आया? पलक माटी। याद रह पाएगा, है ना? तो देखो, सेकंड इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश कौन सा है? पलक माटी। फर्स्ट इरिगेशन टैंक ऑफ मध्य प्रदेश, इंपॉर्टेंट बात, इसको कुछ ऐसा ध्यान रखें, है ना। देखो, ये तो होगा ही होगा, है ना, इस पॉइंट में तो कोई संशय होना नहीं चाहिए, इस पॉइंट में भी कोई संशय नहीं होना चाहिए, इसके साथ में ये वाला पॉइंट ऐड कर लें पीछे। क्या चीज? कि अगर हमसे इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात कर रहा है तो पहला हम बताएंगे फगारा, दूसरा हम बताएंगे पलक माटी। लेकिन अगर टैंक वर्ड यूज किया गया है, वहां पर कौन सा वर्ड यूज किया गया है? टैंक। तो फिर आप याद रखना कि टैंक में मध्य प्रदेश का पहला इरिगेशन टैंक जो है वो ये पलक माटी है, जो कि खुद पलक माटी रिवर के ऊपर बनाया गया, ठीक है। चलिए,
पहला डैम बता दिया मैंने, तो दूसरा डैम भी, सॉरी, पहला इरिगेशन प्रोजेक्ट बताया तो दूसरा इरिगेशन प्रोजेक्ट भी बता, पहला टैंक आया है तो दूसरा टैंक भी जान लें। वो आपको ये मोरम नाला, क्या याद रखेंगे? मोरम नाला। मोरम नाला जो है, ये मध्य प्रदेश का, ये मध्य प्रदेश का दूसरा इरिगेशन टैंक है। मूरम नाला भी बोलते हैं इसको, मैं बता लिख देता हूं यहां पर। मूरम या मोरम है ना, मूरम नाला भी बोला जाता है। मध्य प्रदेश की पहली कैनाल जो है, उसके बारे में भी बात करेंगे आगे चल के, कैनाल वगैरह जब पढ़ेंगे तो। वो आपकी बालाघाट में है, ठीक है। पहली कैनाल जो आएगी उसको मैं बता दूंगा आपको जब कैनाल पढ़ेंगे। अभी अपन जो बात कर रहे हैं वो डैम की बात कर रहे हैं, ठीक है। डैम की बात कर रहे हैं, इरिगेशन नाम आया तो इरिगेशन में हमारे पास टैंक आ गया और हमारे पास डैम आ गए। डैम की बात करें तो पहला वाला डैम आप अलग बात याद रखेंगे, इरिगेशन प्रोजेक्ट अलग याद रखेंगे। फर्स्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट अलग याद रखेंगे, सेकंड अलग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो शायद मेरे ख्याल से आप लोगों को ये पता होगा, लेकिन नहीं भी पता है तो आप इसको याद रखें कि मध्य प्रदेश में जो इरिगेशन डिपार्टमेंट, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट? वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। ये कब स्टेब्लिश हुआ था? तो आप इसके लिए ईयर याद रखेंगे, जब मध्य प्रदेश बना था। मध्य प्रदेश का गठन, मध्य प्रदेश का जब स्टेब्लिशमेंट हुआ था, उसी साल हमारा वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश भी बनाया गया था, 1956 में, ठीक है। चलिए, नर्मदा, नर्मदा का एक कंट्रोल ट्रिब्यूनल है, ये याद रखें। और नर्मदा के ऊपर ही एक डेवलपमेंट ट्रिब्यूनल भी। ये दोनों पॉइंट हैं यहाँ के, देखो कैसे मैं बताता हूं। इसको बोलते हैं नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, ठीक है। कब स्टेब्लिश हुआ? 1980। कंफ्यूज करता है बच्चों को बहुत ज्यादा ये, क्यों? क्योंकि नर्मदा से रिलेटेड चीज है और ये अलग अलग ईयर वाले डेट आपको मिल जाते हैं पेपर में, बुक में। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की बात करें तो वो 1980 का। और अगर हमसे पूछा जाए नर्मदा विकास प्राधिकरण, क्या पूछा जाता है? नर्मदा विकास प्राधिकरण अगर पूछा जाता है, न्यायाधिकरण दोनों बोलते हैं, प्राधिकरण में ब्रैकेट में लिख देता हूं, कई बार इसको प्राधिकरण ना बोलकर हिंदी में ट्रिब्यूनल को न्यायाधिकरण भी बोला जाता है। न्यायाधिकरण, तो ये कब स्टेब्लिश हुआ था? ये हुआ था 1985 में। कब स्टेब्लिश हुआ है? 1985। तो जहां पर केवल नियंत्रण की बात हो रही है 80 याद रख लेंगे, जहां पर विकास है, डेवलपमेंट की बात हो रही है, वहां 85 याद रख लेंगे, तो दोनों पॉइंट याद हो जाएंगे, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रिवर वैली प्रोजेक्ट को इन्होंने मॉडर्न टेम्पल ऑफ इंडिया बोला था, ये मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में ही समझा दिया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने हमारे यहाँ की जो जितनी भी रिवर वैली प्रोजेक्ट्स थी, रिवर वैली प्रोजेक्ट मतलब जिनको बोलते हैं नदी घाटी परियोजना, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, उनको बोला गया था मॉडर्न टेम्पल, ठीक है। चलिए, अब वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा, सबसे लंबी नदी नर्मदा, लेकिन सबसे पहला प्रोजेक्ट चंबल क्यों? ठीक है, पहला प्रोजेक्ट चंबल क्यों पढ़ रहे हैं? तो उसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है कि जो पहले आया होगा उसको पहले पढ़ना पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश में अगर हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का पहला रिवर वैली प्रोजेक्ट, पहला रिवर वैली प्रोजेक्ट कौन सा था? तो याद रखिए वो चंबल था, चंबल रिवर प्रोजेक्ट था, ठीक है। वन सेकेंड, सॉरी, देखो, मध्य प्रदेश का फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट, ठीक है, कौन सा है वो? चंबल रिवर। और चंबल रिवर पे जो रिवर वैली प्रोजेक्ट बनाया गया, ये 1953-54 का है। कब का है? 1953-54, याद रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि मध्य प्रदेश का पहला, डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ रहा है कि फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट या फर्स्ट वैली प्रोजेक्ट, प्रथम नदी घाटी परियोजना, मध्य प्रदेश की प्रथम नदी घाटी परियोजना, ठीक है। कब स्टार्ट हुई थी वो आपके सामने है, 1953-54। ईयर नहीं भूलें इसका बिल्कुल भी, ठीक है। ईयर भूलोगे तो फिर वहां पर कोई नहीं बचा पाएगा। कई बार इसके जिसके ईयर बोले जाएं उसके याद रखें आप, सभी जरूरी नहीं है। हाँ, आएगा आएगा, सब आएगा, सब आएगा रवि, सब आएगा, डोंट वरी, है ना। वो भी आएगा जो तुम सोच रहे हो। अब ये कंप्लीटेड स्टार्टेड फ्रॉम लिखा 1960, मतलब कहने का मतलब ये है कि 1960 में, 1960 में ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गया था पूरा। और 1960 में जब बनकर तैयार हुआ तो ये स्टार्ट कर दिया गया, इसलिए लिखा कंप्लीटेड एंड स्टार्टेड फ्रॉम, कंप्लीटेड एंड स्टार्टेड फ्रॉम 1960, ठीक है।
इरिगेशन की बात करें तो मैं दो चार रिवर के इरिगेशन का आपको याद रखने को कहूंगा, इसका बोल दिया और नर्मदा का बोल दूंगा कि कितनी इरिगेशन या कितना एरिया ये इरिगेट करती है, ये प्रोजेक्ट कितना एरिया इरिगेट करता है वो आप याद रखें। इरिगेशन थ्रू चंबल रिवर वैली प्रोजेक्ट अगर अपन देखें तो वो 2.25 लाख हेक्टेयर है। याद रखने का तरीका 2.25 लाख, कैसे याद रखेंगे? 2.25 लाख, इसको और कुछ नहीं करना, जो भी डेटा मिलेगा वो सब आपको किस में मिलेगा? हेक्टेयर में मिलेगा। एज ए इंजीनियर अगर मैं बात करूं तो हेक्टेयर आपको सबको याद रहता है ना? तो वहां पर तो आपको ये किलोमीटर स्क्वायर और ये वाली चीजें नहीं मिलती, ये हमेशा हेक्टेयर में मिलता है। तो आप याद क्या रखें? आप याद रखें 2.25 लाख, याद रखेंगे 2.25 लाख। चंबल का इरिगेशन का जो एरिया है, जो वो टोटल कितना इरिगेट करती है, तो 2.25 लाख हेक्टेयर को इरिगेट करती है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है जो आपके अभी तो केवल जनरल नॉलेज का है, पर जिस दिन ये पेपर में पूछ लिया गया उस दिन इसकी महत्वता बहुत बढ़ जाएगी। और वो क्या है कि चंबल रिवर जो है ना, उससे जो कैनाल्स बनाई गई हैं, चंबल रिवर से जो हम लोग इरिगेशन के लिए जो कैनाल बनाते हैं, डैम के दो साइड कैनाल चलती है, एक नॉर्थ साइड चलती है और एक लेफ्ट साइड चलती है और एक राइट साइड, है ना? मतलब एक दाहिने तट की होंगी और एक बाएं तट की होती है। तो ये दोनों कैनाल जो होती हैं, उनमें लेफ्ट साइड की जो कैनाल है, लेफ्ट साइड वाली जो कैनाल है, मतलब बाएं तट वाली जो कैनाल है, वो राजस्थान को पानी देती है, इरिगेट करती है। इधर बाएं तट वाली जो है, बाएं तट की जो है की नहरें, वो किसको करती है? तो वो राजस्थान को इरिगेशन करती है। और जो दाहिने तट वाली है, ठीक है, दाहिने तट वाली जो है वो कहां, वो की नदियां जो है वो मध्य प्रदेश को इरिगेट करती है। ठीक है ना? ये पॉइंट याद रखें, बाई चांस कभी पूछ ले तो, अदरवाइज कोई बड़ी बात नहीं। हम आपके लिए ये डायग्राम, ये डायग्राम आपको पूरा याद होना चाहिए, पूरा डायग्राम याद होना चाहिए। चंबल वैली प्रोजेक्ट, है ना? देखो मैं समझाता हूं आपको। सबसे पहले इसमें कितनी बातें लिखी वो समझें। सबसे पहले अगर आप देखें तो यहां पर लिखा हुआ है जाना पाओ। क्या लिखा है? जाना पाओ। मध्य प्रदेश के इंदौर के पास स्थित पहाड़ी जाना पाओ पहाड़ी से हमारी रिवर का ओरिजिन होता है। कौन सी रिवर? चंबल रिवर। ठीक है, जाना पाओ पहाड़ी से निकली। ये रिवर जानापाव से निकलने के बाद, जानापाव से निकलने के बाद किधर चली? उत्तर दिशा में चली। इससे सब सुनते जाना, सब क्वेश्चन है। चंबल रिवर, भले ही थोड़ा टाइम लगे, लेकिन मैंने जो बातें आपको बोली हैं अभी मैं फिर से बोल रहा हूं कि जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है उसी तरीके से पढ़ो, आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। रिवर जानापाव मतलब इंदौर, इंदौर के पास जानापाव पहाड़ी से निकलती है, नॉर्थ डायरेक्शन में चलती है। नॉर्थ डायरेक्शन में चलने के बाद मध्य प्रदेश को क्रॉस करके ये रिवर राजस्थान में जाती है। किसमें जाती है? राजस्थान। लेकिन जब ये राजस्थान में जाती है तो उसके पहले यहां पर आपको नीमच और मंदसौर दिखाई देंगे। कौन दिखाई देंगे? मंदसौर नीमच दिखाई देंगे। मंदसौर और नीमच में मंदसौर वाले क्षेत्र के अंतर्गत, मंदसौर जिले के अंतर्गत आपको एक डैम दिखाई देगा। ये जो बना हुआ है, ये बैरियर टाइप का जो दिख रहा है, डैम बना हुआ है। एक डैम दिखाई देगा जिसका नाम है गांधी सागर डैम। क्या नाम है? गांधी सागर डैम, राइट? गांधी सागर बांध भी कहते हैं। कहां पर पड़ेगा? तो इसका डिस्ट्रिक्ट देखिए, मंदसौर में पड़ेगा। गांधी सागर डैम कहां पड़ेगा? मंदसौर। पहला क्वेश्चन। किस रिवर पर है जो प्रोजेक्ट आप पढ़ रहे हो? चंबल वैली प्रोजेक्ट। फिर पूछा जाए कि बताइए ये कब स्टार्ट हुआ है या कब बनाया गया? तो आपने जो अभी बोला ना कि हमारे मध्य प्रदेश का पहला रिवर प्रोजेक्ट जो है वो चंबल पे था, और वो जो स्टार्ट हुआ था 1953-54 में, कंप्लीट होता है 60 में, और उसकी स्टार्टिंग जो थी वो 60 में, इनॉग्रेशन 60 में किया गया। तो देखो वो पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है। क्या लिखा? गांधी सागर, फिर लिखा है मंदसौर। 1953-54 से स्टार्ट हुआ, कब तक? 1960 में ये कंप्लीट हुआ। इट इज द फर्स्ट एवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश का पहली नदी घाटी परियोजना है। ठीक है। अब इसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है वो क्या है? वो ये है कि बताइए इस गांधी सागर जो डैम आपने बनाया है, इसकी कैपेसिटी कितनी है? क्या पूछा जाता है? इसकी कैपेसिटी कितनी है? तो इसकी कैपेसिटी याद रखें 115 मेगावाट है। कितनी है? 115 मेगावाट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आजकल पेपर का ना थोड़ा सा पैटर्न समझें आप। मैं आपको एक चीज बताता हूं। क्या होता है पेपर में ना, मैंने शायद ये बात पहली बार आपको कही होगी कि आपको अब आजकल क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछने लगा है कि आपको जो क्वेश्चन देगा उसमें यहां पर दे देगा सही जोड़ी मिलाइए। इंग्लिश में लिखा रहेगा ये आपके पास, है ना? मैच दी करेक्ट कॉलम, है ना? सही जोड़ी बनाइए।
और यहाँ क्या करेगा, अब मैं बताता हूं। दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर आपके पास। पहला, यहां पर दे देगा आपको सूची 1 या कॉलम 1, और इधर दे देगा आपको सूची 2, कॉलम 2। ठीक है, और यहां से बोल दिया जाएगा, इधर आपको दे दिया जाएगा किसी रिवर का नाम। कौन सी रिवर का नाम, अपन कोई भी ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। यहां पर आपको दे देगा जैसे चंबल, चंबल दे दिया। यहां आपको दे देगा नर्मदा। ठीक है, यहां आपको दे देगा सोन। ठीक, और चलो मान लो इतना ही दे दिया। यहां पर आपको इधर की तरफ आपका 1 2 3 चलेगा, या ABCD कोई भी चल सकता है, ऐसे 1 2 3 भी चलते हैं ना। और ठीक है, यहां पर आपको दे देगा राणा प्रताप। यहां पर आपको दे देगा रिहंद परियोजना। ठीक है, और यहां पर दे देगा आपको सरदार सरोवर। ठीक, और आपको नीचे 4 ऑप्शन बना के दे देगा, A B C और D। ठीक, 1 किसके साथ मैच कर रहा है, क्या लिखा अपन ने, 1 ना, 1 2 3। ठीक है, 1 1 के साथ मैच कर रहा है, ये 2 2 के साथ मैच कर रहा है, और 3 और ऐसा। ठीक है, थर्ड तो ऑप्शन है ही नहीं, यहां पे फिर से 1 लिख देगा। यहां पर आपको लिख के दे देगा 2, यहां पर आपको लिख के दे देगा 3, यहां लिख देगा 3, यहां लिख देगा 2। ठीक है, यहां लिख देगा 2। ठीक, यहां पर लिख देगा आपको 2, यहां लिख देगा 3, यहां 3 और यहां 2। ये इस तरीके से बना के दे देगा। समझ गए मेरी बात आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि इस तरीके से क्वेश्चन आने लगे। और ये तो मैंने आपको इजी क्वेश्चन दिया है, किस तरीके का दिया, ये मैंने आपको केवल परियोजना बेस्ड दे दिया। इसमें अब जो क्वेश्चन आएगा ना, वो क्वेश्चन आएगा कैपेसिटी पे बेस्ड। किस पे बेस्ड, कैपेसिटी बेस्ड। चंबल रिवर ही रहेगी, चंबल रिवर के ही प्रोजेक्ट रहेंगे तीनों, और तीनों प्रोजेक्ट पे जो है वो आपको यहां पर बता देगा कि बताओ 115 मेगावाट वाला किससे मैच कराना है, 99 मेगावाट किससे मैच कराना है, और 172 मेगावाट किससे मैच कराना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है ये बात। बिल्कुल। इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए, तो हम बात कर रहे थे अपनी चंबल वैली प्रोजेक्ट के बारे में। अपन ने अभी क्या देखा, गांधी सागर हम लोग देख चुके हैं। अब हम राजस्थान में एंटर कर चुके हैं। कहां चले गए हैं, राजस्थान। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक आपको यहाँ पे फिर से डैम दिखाई देगा। ये डैम जो है आपको चित्तौड़गढ़ जिले में दिखेगा, चित्तौड़गढ़ में दिखेगा। चित्तौड़गढ़ जो है, वहां पर जो ये डैम बना है, इसका नाम है राणा प्रताप सागर डैम। कौन सा डैम है, राणा प्रताप सागर डैम है। कौन सी रिवर पर है, चंबल रिवर पर है। कब कंस्ट्रक्ट हुआ है, तो 1970 में ये बन के तैयार हो गया था। इसकी कैपेसिटी अगर आपसे पूछा जाए, तो बताना इट इज 172 मेगावाट, है ना। अब यहां से एक नया क्वेश्चन जो मैं बनाना चाहता हूं वो ये है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा डैम, या निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट चंबल रिवर का है जिसकी कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, या चंबल नदी पर कौन से प्रोजेक्ट या परियोजना है जिनकी कैपेसिटी ज्यादा है। तो ऑप्शन देगा गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर, या कोटा बेराज, जिस तरीके से कुछ दे देगा। तो याद रखना, सबसे ज्यादा राणा प्रताप सागर है, सबसे ज्यादा राणा प्रताप सागर की कैपेसिटी है 172 मेगावाट की, चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। उसके बाद और देखें तो आपको यहां पर एक और डैम दिखाई दे रहा है, जवाहर सागर परियोजना या प्रोजेक्ट। कितने का है, 99 मेगावाट का है। कब कंप्लीट हुआ, 1982 में। लोकेशन क्या है, कोटा। ठीक है, ये कोटा है। और इसी के पास में यहाँ पर एक पड़ता है कोटा बेराज। ये जो बना हुआ है, ये कोटा बेराज बना हुआ है। यहाँ पर क्या बना है, कोटा बेराज। कोटा के से इस डैम के जस्ट बाद बना हुआ है। ठीक है, कोटा बेराज। फिर आगे देखें, रिवर के बारे में भी देखते जाइए। जाना पाव से निकली, मध्य प्रदेश में चलती है, राजस्थान में जाती है। राजस्थान में 2 डैम इसके ऊपर अच्छे खासे बने हुए हैं। फिर उसके बाद एक कोटा बैराज भी है, और फिर वापस से ये एंटर कर जाती है मध्य प्रदेश में। किसमें एंटर करती है ये, मध्य प्रदेश में वापस आती है रिवर। मध्य प्रदेश में मुरैना वाले क्षेत्र में चलती है, जहां पर ये बीहड़ बनाती है ना, जहां पर ये उत्खात भूमि बनाती है, जहां पर ये डाकुओं के लिए एक पैसेज बनाती है ना, जहां पर ये मृदा का सर्वाधिक अपरदन करती है, मुरैना। ये भी क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा सॉइल इरोजन, नेचुरली अगर अपन बात करें, सबसे ज्यादा सॉइल इरोजन चंबल रिवर द्वारा कौन से जिले में किया जाता है, सबसे ज्यादा मृदा अपरदन कहां किया जाता है, तो आंसर याद रखें, मुरैना में। ठीक है, मुरैना में आई। और फिर मध्य प्रदेश से निकल के ये कहां जाती है, तो यूपी में जाती है।
और यूपी में जब जाती है तो ऊपर से आपको एक रिवर दिखाई दे रही है जो कि यमुना आ रही है। हमारी चंबल नदी का जो समागम है, जो ये अपना पानी जो है वो किसमें छोड़ती, किसमें मर्ज हो जाती, तो वो यमुना में हो जाती है। ठीक है, इतनी बातें आपको यहां से याद रखना है। स्पेशली याद रखने में आप लोग ये ध्यान रखें कि मध्य प्रदेश में कौन है, गांधी सागर। मध्य प्रदेश में कौन है, गांधी सागर है। गांधी सागर कहाँ है, मंदसौर में। कितनी कैपेसिटी है, 115 मेगावाट की कैपेसिटी है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें राजस्थान में, चंबल के ऊपर राजस्थान में ही क्या बनाया गया है, राणा प्रताप सागर। क्या बनाया गया है, राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर की बात करें तो ये राणा प्रताप सागर जो है इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो ये 172 मेगावाट, मतलब 172 मेगावाट, याद रखें इसके लिए। फिर उसके बाद हम बात करें तो राजस्थान में ही हमें मिलता है क्या, हमें मिलता है यहाँ पर गांधी सागर हो गया, राणा प्रताप सागर हो गया, और जवाहर सागर। ठीक है, जवाहर सागर डैम ये कहां पर है, कोटा में है, और इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो इसकी कैपेसिटी है 99 मेगावाट। ठीक है, तो इस तरीके से अगर याद रखेंगे, इसके लिए याद रखें तो मंदसौर याद रखें। ठीक है, मध्य प्रदेश के लिए याद रखें तो क्या याद रखेंगे, मंदसौर। ठीक, राणा प्रताप सागर कहां है, चित्तौड़गढ़ में। और अगर हमसे पूछा जाए कि ये आपका जवाहर सागर कहाँ है, तो ये किस जिले में पड़ता है, किस क्षेत्र में पड़ता है, कोटा। ये भी याद रखें। ठीक है, क्लियर। चलिए, अच्छी ट्रिक है। गरज भी लिखा है, देखो, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, ग र ज, है ना, बढ़िया। हाँ आदित्य, मैं अभी, आप अभी आए हैं, क्लास अभी ज्वाइन किया आपने, मैंने अभी यही बोला थोड़ी देर पहले। देखो यार, दो बातें हैं। मैं एक चीज तो आपको देखो, ऐसे कंफर्मेशन तो आपको कोई भी नहीं दे पाएगा अभी, कहीं से भी कोई भी ये नहीं बोल सकता कि मैं बोलता हूं ऐसा होगा, तो मैं भी नहीं बोलता हूं ये बात तो। बट आप पहले थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें कि सिविल की वैकेंसी का क्या सीन रहा है। भाई साहब, एई जैसी एग्जाम जो होती है ना, उसमें सिविल की पोस्ट तो आती ही आती है, चाहे मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल आए या ना आए। ठीक है, तो सिविल की आना तय है, ये तो है ही। पहली चीज, पढ़ाई कंटिन्यू करिए। आप 2022 से पास आउट हैं, अगर आपने अभी क्लास अभी तक जितना भी पढ़ा है, मेरा ये मानना है कि अब आप इसको कंटिन्यू करें। देखो, अगर आपके सामने पोस्ट आ गई है ना, क्या करेंगे आप, मान लीजिए आपको 2 महीने पहले या 3 महीने पहले एक नोटिफिकेशन दिया जाता है, 2 महीने पहले, कि आज से फलाना फलाना डेट से 2 महीने बाद पेपर है। क्या आप उस दिन नॉन टेक्निकल पढ़ पाएंगे पूरा, क्या आप उस दिन टेक्निकल पूरा रिवाइज या पढ़ पाएंगे, क्या आप उस दिन ये काम नहीं कर सकते, है ना। तो मेरा सजेशन सीधा सा आपको ये है कि आप डेविएट मत होना बस किसी भी चीज को लेके। ये क्या है ना, आयोग की आदत से, आप तो 22 के पास आउट है, हम लोग 12-13 पास आउट है, समझ गए। तो हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, और एक काफी लंबा समय रहा है ऑब्जर्व करते हुए आयोग को। ये हमेशा कुछ ना कुछ परेशानी क्रिएट कर ही देता है, और फिर आखिरी में जाके ना सॉर्ट आउट होती है, होता वही है जो हम चाहते हैं, लगभग लगभग, है ना, मैं पूरा नहीं कह रहा हूं, होता वही है जो स्टूडेंट चाहते हैं। पर ना परेशान करने की पता नहीं कैसी आदत पड़ गई है। ठीक, तो आप बिल्कुल भी सेकंड थॉट में नहीं रहेंगे। ठीक, आपका नाम जो है वो आदित्य है। ठीक है, आपको चमकना ही है किसी भी तरीके से पहली बार में ही। तो इफ एंड बट मत रखना, बिल्कुल मन में सेकंड थॉट और डाउट वाला सीन क्रिएट ही मत करो। आप ये समझो कि आएगी वैकेंसी और आ गई, इस कैलेंडर से कुछ नहीं होता, ये समझ लो आप। ठीक है, विदाउट कोई भी आपका वो है, पढ़ो बस, पढ़ो मेरी तरफ से तो, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप रेगुलर क्लास लो। और जैसे मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, जैसे रवि है ना, रवि हमेशा बहुत कॉन्स्टेंटली पढ़ता रहता है। रवि है एक, अपने आज आज आए नहीं है, चौहान करके हैं, उनका नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसे 4-5 एक हैं, वो स्टूडेंट लगातार क्लास आते हैं। अ, बीच में मैं अभी कुछ दिन के लिए तो बाहर घूमने गया हुआ था, और कुछ दिन क्लास हो नहीं पाई, और फिर बच्चों का ये हो गया कि सर हमको 2 दिन ऑफ हुआ था, तो बोले सर हमको आप एक काम करिए, रेलवे के लिए थोड़ा गैप दे दीजिए, हम रेलवे का एग्जाम दे लेते, तो वो भी किया। बट आपकी क्लासेस रेगुलर रहेंगी, एक चीज है ना। आदित्य, आप इस चीज के लिए बिल्कुल चिंता ना करें, क्लासेस आपकी रेगुलर रहेगी। हमारी आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप डेली का डेली काम करते जाएं, और बिल्कुल पढ़ाई करें। नॉन टेक्निकल टेक्निकल किसी भी सब्जेक्ट में आपको कुछ अलग से ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना, बस जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ना, वो बस आप याद रख लो।
कोई बात नहीं, बिल्कुल आपकी जो क्लासेस है ना, वो आप देख लीजिए, बाद में रिकॉर्डेड देख लीजिए। जैसा भी, भले ही नहीं कर पाते लाइव तो कोई दिक्कत नहीं है ना, उसका कोई इश्यू नहीं है। ठीक, और डाउट है तो आप हमें हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास होगा, अगर कोई डाउट होता है तो आप उस पे एक मैसेज पिंग कर दें हमें, तो हम आपका डाउट भी ले लेंगे। ठीक है, क्लास में समझा देंगे, अगर आपका कोई डाउट आ जाए तो बता देना। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ अभी। एक मिस्टेक हुई है, वो ये हुई है कि मध्य प्रदेश, जो क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं ना, मध्य प्रदेश पढ़ते हैं, तो मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है, ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है, अब ये ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसके दो अर्थ हो सकते हैं वैसे तो। एक किस हिसाब से बोल सकता है, एक क्षेत्रफल की दृष्टि से बोल सकता है ना, और दूसरा बोल सकता है वो जनसंख्या से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो यहां पर हम लोगों ने आंसर छिंदवाड़ा लिख दिया था, ठीक है, जो कि ये छिंदवाड़ा अब आंसर नहीं बचा। छिंदवाड़ा अब आंसर नहीं है, तो सही आंसर क्या है, तो इसका आंसर शिवपुरी है। ठीक, तो कुछ चीजें मुझे रिकॉल होती है, मैं याद रखता हूं, मैं बता भी देता हूं सभी को, है ना। हाँ रवि, यही मैं कह रहा हूँ। हाँ, रवि ने पूछा, मुझे याद रहता है, बिल्कुल याद रहता है, आप टेंशन मत लेना। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आप मेरी लाइव क्लास लेंगे, कभी भी क्लास पढ़ेंगे ना, तो आपको किसी दिन ये फील होगा कि मुझे ये भी पता रहेगा कि मैंने इस बोर्ड के सेक्शन में वो चीज आपको किस साइड पढ़ाई, राइट साइड या लेफ्ट साइड, ये भी मुझे ध्यान रह जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत लो, पढ़ा दिया जाएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से आंसर करिए, चलिए आप दोनों लाइव हैं, तीनों लाइव हैं, तो इनके 4-5 लोग, चलो बताओ आंसर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है मध्य प्रदेश में, डिस्ट्रिक्ट? बिल्कुल। हम्म, चलिए, तो हम बात कर रहे थे अपने प्रोजेक्ट्स की। वो आते हैं हम लोग अपना अगला प्रोजेक्ट लेते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे नर्मदा। ठीक है, चंबल के बारे में उतना प्रोजेक्ट याद रखें, फिर वो इसके साथ में कंबाइंड प्रोजेक्ट है, वो पॉइंट बिल्कुल अपन अलग से पढ़ने वाले हैं। तो अभी आप पढ़ेंगे, अब पहले नर्मदा को, किसको पढ़ेंगे, नर्मदा का। नर्मदा के ऊपर कौन कौन से प्रोजेक्ट है वो बात करते हैं। ठीक, सबसे बड़ी बात कि नर्मदा रिवर जो है, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनाती है। नर्मदा रिवर के ऊपर जो टोटल प्रोजेक्ट अगर अपन बात करें, अगर नर्मदा के ऊपर अगर टोटल प्रोजेक्ट की बात करें, तो ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है मध्य प्रदेश का है ना। कैपेसिटी वाइज, इरिगेशन वाइज सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा है, तो नर्मदा रिवर के ऊपर है। अब इसमें डैम का ये छोटी एग्जाम है, पीएससी ने तो अभी तक इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा है, बट व्यापम ने क्वेश्चन पूछा, तो मैंने मेंशन किया हुआ है कि अगर आपसे कोई पूछे, एक एक मैंने आपको पहले ही बता दिया है फैक्ट, है कि मध्य प्रदेश में जो नर्मदा है, नर्मदा जो है, इसके ऊपर टोटल 41, या इसकी टोटल कितनी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो 41 ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी। ठीक है, इसकी टोटल ट्रिब्यूटरीज कितनी है, सहायक नदियां 41 है। तो इनके प्रोजेक्ट के बारे में बात करता है, तो देखो, बड़े प्रोजेक्ट अगर हम बोले, है ना, बड़े प्रोजेक्ट अगर बोले तो वो कितने हैं, तो 29 जो हैं वो इसके ऊपर बड़े बांध या बड़े साइज के प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। ठीक है, बड़े बांध कितने हैं, 29 है। ये डेटा याद रखें आप, डेटा पूछा हुआ है व्यापम में पहले। ठीक, फिर उसके बाद पूछे कि मीडियम साइज, है ना, मध्यम आकार के कितने हैं, तो मध्यम आकार के जो आपके बांध हैं वो टोटल 135 हैं। और छोटे वगैरह प्रोजेक्ट होते हैं ना, जहीं कहीं पर, जैसे कहीं रिवर जा रही है, फ्लो हो रही है, और किसी ने केवल वहां एक पैसेज बना दिया, स्टॉप डैम बना दिया, इस तरीके से अगर नर्मदा के ऊपर देखा जाए तो लगभग 3,000 प्रोजेक्ट रन कर, मतलब बने हुए हैं, छोटे बड़े मिलाकर, छोटे मिलाकर सभी 3,000 हैं। मीडियम साइज 135, और सबसे बड़े जो है वो 29 प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक, ये पूरा डेटा आप याद रखें। क्लियर है। इसमें भी अगर अपन बात करें, तो दो चीजें बहुत न्यूज में रहती है, तो खैर और कम हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अभी न्यूज में तो बनी हुई है। एक है आपका पुनासा डैम, है ना, एक कौन सा प्रोजेक्ट है, पुनासा का, और एक है आपका सरदार सरोवर। ये दोनों प्रोजेक्ट जो हैं ये बहुत न्यूज में है। सरदार सरोवर जो है वो पॉजिटिव न्यूज की वजह से, और पुनासा जो है वो मैं कहूंगा थोड़ी सी नेगेटिव चीजों के लिए। वो क्यों है बताएंगे। सरदार सरोवर जो है, सरदार सरोवर जो है वो मध्य प्रदेश के नर्मदा रिवर के ऊपर, नर्मदा रिवर के ऊपर, मध्य प्रदेश नहीं, नर्मदा रिवर के ऊपर जितने भी प्रोजेक्ट बने उनमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है सरदार सरोवर डैम। ठीक है, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, ये बिगेस्ट प्रोजेक्ट है नर्मदा के ऊपर। किस राज्य में पड़ता है, तो ये पड़ता है गुजरात में। ये कहां पड़ता है,
गुजरात में है, ठीक है। गुजरात के भरूच के पास में पड़ता है। अब उसको 1400 से ऊपर कुछ मेगावाट कैपेसिटी है इसकी। ये सब बातें करने की अभी कोई जरूरत नहीं है, आप बस डायरेक्ट इसको याद रखें, ठीक है। दूसरी बात यहां पर याद रखें कि ये पुनासा जो है, अब ये पुनासा जो है ये बिगेस्ट प्रोजेक्ट तो है नर्मदा के ऊपर, लेकिन याद रखें मध्य प्रदेश में, ठीक है। पुनासा जो है, पुनासा का डैम अभी और पढ़ रहे हैं उसके बारे में, लेकिन ये मध्य प्रदेश में नर्मदा का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। ओवरऑल अगर देखें तो वो गुजरात में है जो सरदार सरोवर डैम के नाम से है। पुनासा प्रोजेक्ट जो है वो मध्य प्रदेश में है नर्मदा के ऊपर, ठीक। बात करेंगे इसकी इरिगेशन एरिया की कि कितना एरिया टोटल इरिगेट करती है नर्मदा का प्रोजेक्ट, ये पूरा कितना एरिया इरिगेट करती है, तो 27.5 लैक्स। अब आप देखिए, चंबल हम पढ़ के आए जो कि खुद अपने आप में एक बड़ा प्रोजेक्ट ही माना गया, लेकिन वो 2.25 लाख हेक्टेयर इरिगेशन करता था। कितना? 2.25 लाख। यहाँ कितना है? यहाँ 27.5 लाख है ना। जिस टर्म में आप याद रखना चाहें, आप इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में 27.5, और अगर आप हिंदी में बोले तो 27.5 लाख हेक्टेयर इसका टोटल क्या है, इरिगेशन का एरिया है। हाँ बिल्कुल, खंडवा में है ना। अब ये जो नर्मदा के ऊपर ये नर्मदा वैली प्रोजेक्ट जो है, इसके लिए एक आंदोलन चला था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्या नाम था उसका? नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था, इसमें सबसे मेन जो मुद्दा था वो पुनासा प्रोजेक्ट का ही था, पुनासा डैम का था, जैसा कि रवि बता भी रहे हैं कि खंडवा में अभी पढ़ेंगे वो बात भी। पुनासा डैम जो था, पुनासा डैम के लिए ये नर्मदा बचाओ मूवमेंट चालू किया था। चालू करने वाले या जो इससे एसोसिएटेड व्यक्ति हैं, उनका नाम याद रखेंगे। इनके लीडर मेघा पाटकर। कौन है इनके लीडर? मेघा पाटकर, नाम याद रखें इनका। मेघा पाटकर के बारे में बात करें तो मेघा पाटकर को राइट लिवलीहुड अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? राइट लिवलीहुड अवार्ड। इंपॉर्टेंट बात है, मेघा पाटकर को कौन सा अवार्ड मिला है? तो राइट लिवलीहुड अवार्ड मिला है, ठीक। फिर उसके बाद कब मिला? 1991 में। और नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ये अराउंड 1985 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1985 के आसपास इसकी स्टार्टिंग हुई थी नर्मदा बचाओ मूवमेंट की। क्लियर है? याद रख पाएंगे इतना? तीन चार बातें मैंने बताई। एक आपको बताया कि अब बेसिक चीज आपको याद रखना है, इसके दो प्रोजेक्ट में अलग अलग आजकल क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है। क्या होता है ना कि हर बुक में इसके बारे में बहुत लिखा, और जनरली हमको ये पता भी है कि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, नर्मदा का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है ना, उसमें धीरे से कहीं लिखा रहेगा मध्य प्रदेश में, या क्वेश्चन की स्टार्टिंग मध्य प्रदेश में जाएगा, मध्य प्रदेश में नर्मदा के ऊपर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। तो हमारे दिमाग में केवल वो उतनी बात याद रह जाती, क्या वाली? कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बताओ, सॉरी नर्मदा का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बताओ। तो हम क्या कर देते हैं? सरदार सरोवर लगाते हैं, जबकि सरदार सरोवर मध्य प्रदेश में है ही नहीं। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा पर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट पुनासा वाला प्रोजेक्ट है, ठीक है। चलिए और आगे बात करेंगे थोड़ी सी। जैसे ये है, जैसा मैंने आपको चंबल रिवर के बारे में बताया, सेम आपको मैं बताने वाला हूं अभी किसके बारे में, तो अब हमारी नर्मदा रिवर के। तो हमारे पास है नर्मदा वैली प्रोजेक्ट। क्या है? नर्मदा वैली प्रोजेक्ट। नर्मदा वैली प्रोजेक्ट में आपको किस तरीके से चीजें याद रखना है, देखो। सबसे पहले नर्मदा वैली प्रोजेक्ट के लिए कि नर्मदा रिवर जो है इसका ओरिजिन सबको पता है, बच्चा बच्चा ये ओरिजिन के बारे में जानता है कि नर्मदा रिवर का जो है ओरिजिन वो कहां से हुआ है। तो नर्मदा नदी जो है ये निकली है अमरकंटक से। कहां से निकली है ये रिवर? अमरकंटक से निकली है, राइट। अमरकंटक में भी कहां से? तो अमरकंटक की मेकाल पर्वत श्रृंखला से। किससे निकली है? 1 सेकेंड। राइट लिवलीहुड अवार्ड है रवि। राइट लिवलीहुड अवार्ड, ठीक है। ठीक। चलो देखो, तो अमरकंटक, अमरकंटक में भी कहां से? तो मेकाल पर्वत से, है ना। इसीलिए मैंने आपको पढ़ाया था, तब बताया था कि ये मेकाल सुता कहलाती है, मेकाल पुत्री कहलाती है, क्योंकि मेकाल पर्वत से निकलती है, ठीक। अमरकंटक जगह है ना। नर्मदा कुंड भी है एक जगह यहाँ पर जहां से इसका उद्गम होता है, निकलती है, चलती है पश्चिम दिशा की ओर। किधर की ओर चलेगी? ये बात सभी बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं, पर जितनी बार रिकॉल करते जाओगे गलती होने के चांसेस जीरो होते जाएंगे। तो वेस्ट डायरेक्शन मतलब पश्चिम दिशा में चलेगी। पश्चिम दिशा में चलती एरो आपको दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ेंगे तो मैंने डायरेक्टली मतलब ये स्पेस काफी छोटा रखा, पर देखो अब सबसे पहले दो चीजें हैं। कई बार हमारा एक डैम आता है जिसका नाम है बरगी डैम। क्या नाम है? बरगी डैम। अब बरगी डैम जो है वो बना है कहां पर? तो वो बना हुआ है जबलपुर में। कहां पर है ये? जबलपुर में।
और जबलपुर में भी बरगी गांव भी नाम है उसका, बरगी डैम है। ये डैम जो है कौन से रिवर पर है? तो पेपर में कई बार तो बरगी ऑप्शन आ जाता है, कई बार तो बरगी आ जाता है, लेकिन ये बरगी डैम नर्मदा के इतने पास में है कि कई बार बरगी डैम को नर्मदा के ऊपर भी बोला जाता है। इवन जबलपुर के लोग भी ये बात बोलते हैं कि नर्मदा के ऊपर बना हुआ है। समझ गए आप बात? हाँ, रवि रवि बोल रहे हैं हमारे यहाँ है बरगी रिवर, है ना? तो ये बरगी डैम बना हुआ है बरगी रिवर के ऊपर, और नर्मदा के बहुत पास में है। बरगी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो नर्मदा की ट्रिब्यूटरी। ठीक। बात करेंगे यहाँ पर कितना मेगावाट प्रोडक्शन होता है, करेंगे यहाँ पर 100 मेगावाट की। याद रखें आप कि इससे इससे 100 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है बरगी डैम से। एक्चुअल में मैं सही बात बताऊं, बरगी डैम से मेरा प्रोजेक्ट हुआ है बरगी डैम पर, ठीक है, मैं गया हुआ हूँ। अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। रियलिटी ये है कि वो 110 से 115 मेगावाट का है। टोटल कितने का है? 110 से 115 मेगावाट। लेकिन यहाँ बुक में कितना लिखा? कोई ऐसी बुक नहीं है जहां पर 100 से ऊपर लिखा हुआ है, जबकि एक्चुअल कंडीशन वहां की कुछ और ही है। दो 5-5 मेगावाट की यूनिट भी लगी हुई है। लेकिन ठीक है, अब जो भी है, जो होना था ठीक है। अब दो बातें, बरगी डैम नाम दिया है तो बरगी रिवर नहीं पूछा जाता है, तो बरगी डैम का दूसरा नाम है, और वो नाम क्या है? तो रानी अवंतीबाई लोधी सागर। क्या नाम है? रानी अवंतीबाई लोधी सागर। और ये जो नाम है, इसको बोलकर वो बोला जा सकता, पूछ सकता है कि रानी अवंतीबाई लोधी सागर डैम या लोधी सागर प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पर लोकेटेड है? तो आप आंसर बताएंगे बरगी रिवर पर। किस पर है? बरगी रिवर। ठीक। कितनी कैपेसिटी है? 100 मेगावाट की। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में आगे बढ़ती हुई रिवर जब ये जबलपुर को क्रॉस करके निकलेगी तो ये कहीं पर होशंगाबाद में भी पहुंचेगी। कहां पहुंचेगी? होशंगाबाद। और आपको सबको पता है होशंगाबाद का नया नाम क्या है? तो होशंगाबाद का नया नाम है नर्मदापुरम। आपको मैं आगे चल के बताऊंगा कि होशंगाबाद का संभाग का नाम भी नर्मदापुरम कर दिया गया है और जिले का नाम भी नर्मदापुरम हो चुका है। ठीक है, तो आगे देखें आप, यहां आपको होशंगाबाद के पास में एक और यहां पर दूसरी रिवर पर डैम दिखाई दे रहा है जो कि तवा डैम है। ये डैम कौन सा है? तवा डैम है। तवा डैम जो है वो मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में लोकेटेड। पहली बात, कौन सी रिवर पर है? तवा रिवर पर ही है। ठीक है, कौन सी रिवर पर है? तवा रिवर पर है। तवा रिवर पर ये जो डैम बना है, ये मध्य प्रदेश का लॉन्गेस्ट डैम है। हमने हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था एक चीज, हमने एक चीज अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी कि बिगेस्ट प्रोजेक्ट, या इसी को बोलते हैं लार्जेस्ट प्रोजेक्ट, है ना? बिगेस्ट बोल लीजिए या लार्जेस्ट बोल लीजिए, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बड़ा। बिगेस्ट या लार्ज का मतलब होता है बड़ा, और लॉन्गेस्ट का मतलब क्या होता है? तो वो होता है लंबा। अगर डैम की लंबाई वाइज अगर हम बात करें, लेंथ वाइज अगर हम बात करते हैं, तो वो 13-22 मीटर रहेगा। कौन सा डैम है? तवा डैम है। राइट, याद रहेगा कौन सी रिवर पर? तवा। जिला तो नर्मदापुरम। इतनी बात ही याद रखें। और तवा कौन है? तवा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा रिवर। और आप याद करें, को ये भी पढ़ा है कि नर्मदा रिवर की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए आपसे। ठीक है, तवा रिवर जो है, क्या ये नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है? हाँ। चलिए, दो क्वेश्चन के आंसर करेंगे। विच इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा? पहला क्वेश्चन। और दूसरा, विच इज दी नहीं, अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि तवा रिवर इज दी ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा ऑफ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, आइदर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट बैंक, मतलब ये दाहिने तट की है या बाएं तट की, ये दोनों में से आंसर मुझे करके बताइए। ठीक है, हो गया इतना, है ना? इसके बाद आगे बढ़े, और अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो आप इतनी देर से पुनासा डैम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? पुनासा डैम की, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पुनासा डैम जो है, इसी का दूसरा नाम है इंदिरा सागर डैम। इसका नाम क्या है? इंदिरा सागर डैम। जब आप आगे चलेंगे और तो होशंगाबाद से और आप आगे आएंगे तो आप खंडवा जिले में पहुंचेंगे। ठीक है, मैं बीच की बात छोड़ देता हूं। हाँ बिल्कुल, तवा रिवर है ना। आगे बढ़ेंगे तो आपको खंडवा जिले में जब आप पहुंचेंगे तो फिर एक डैम दिखाई देगा, जिसका नाम आप या तो पुनासा डैम बोल दीजिए या फिर इंदिरा सागर डैम बोल दीजिए। और डिस्ट्रिक्ट याद रख लें जरूर, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो खंडवा डिस्ट्रिक्ट में। तीसरा तीसरा पॉइंट यहां से याद रखें कि कितनी कैपेसिटी है। अब आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मध्य प्रदेश में नर्मदा के ऊपर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो कौन सा था? पुनासा है। तो हाँ बिल्कुल, तवा इज द करेक्ट आंसर, है ना? ठीक। तो ये पुनासा डैम की कैपेसिटी आप बात करें तो 1000 मेगावाट की है, 1000 वाट की कैपेसिटी का है ये। ठीक है, 1000 वाट इसकी कैपेसिटी है। फिर हम बात करते हैं कि ये डैम डैम जो है, ये 1984 से 1992 को बना, 1992 में बना है। और ये क्यों न्यूज में है? इसके ऊपर क्यों नर्मदा बचाओ आंदोलन चालू हुआ, जल सत्याग्रह किया लोगों ने? तो वो इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर रीसेटलमेंट की बात चल रही है। किस बात की रीसेटलमेंट? कि जो डूब में क्षेत्र आ रहे हैं,
जो डूब में क्षेत्र आ रहे हैं उन क्षेत्रों के जो लोग रह रहे हैं उनको किसी दूसरी जगह पे प्लेस करना। इस वजह से यहाँ पर ये पुनासा डैम बहुत न्यूज में रहा है। देखो जितना बड़ा डैम होगा उतना वाइड पानी फैलेगा और वहां पर स्टोर होगा पानी। तो दो चीजें बहुत नुकसान देती है, एक तो जो 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 ह्यूमन का हैबिटेट है वहां पर, ह्यूमन को तो फिर भी आप मना कर समझा कर उनको उस चीज का मुआवजा देकर आप वहां से डिस्प्लेस करके कहीं और उनको सेटल कर सकते हैं। लेकिन जो वहां पर नेचुरल वेजिटेशन है, जो वहां पर फॉरेस्ट है, जो वहां पर वन्य जीव है, उनको आप कैसे हटाएंगे? तो बहुत बड़ा नुकसान होता है इन्वायरमेंटली, इकोलॉजिकली वगैरह वगैरह। तो ये पुनासा जो है ये न्यूज में रहा है। इंदिरा सागर डैम याद रखें खंडवा जिले में है, 1000 मेगावाट इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी। चलिए और आगे आते हैं, और आगे आएंगे तो अगला मिलेगा ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट। ठीक है, ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट या ओमकारेश्वर का डैम है, 520 मेगावाट कैपेसिटी है इसकी। कितनी है? 520 मेगावाट। ठीक, ये प्रोजेक्ट जो है आपको डिस्ट्रिक्ट, फिर से आपको ओमकारेश्वर सबको पता है तो खंडवा डिस्ट्रिक्ट ही याद रखेंगे आप। खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है 520 मेगावाट। यहीं पर क्या किया गया है, जो डैम बना है ना, जो आपका ओमकारेश्वर का डैम है, इस डैम जो पानी जहां स्टोर होगा उस डैम के ऊपर ही हमने सोलर पैनल लगा दिए, फ्लोटिंग सोलर सोलर पैनल। क्या लगा दिए हैं? फ्लोटिंग सोलर पैनल, तैरते हुए सोलर पैनल लगाए, जिससे हमें यहाँ पर सोलर पावर जनरेट करने में मदद मिल रही है। तो मध्य प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कोई पूछे, मध्य प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट मतलब मध्य प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट या सोलर, ये जो आपका प्रोजेक्ट है वो पूछा जाए तो वो ओमकारेश्वर डैम पर या फिर खंडवा जिला याद रखें बनाया गया है। इसकी कैपेसिटी आप याद रखेंगे, इसकी कैपेसिटी है 10 मेगावाट की। अभी एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं प्रोटोटाइप है, 10 मेगावाट स्टेब्लिश हुआ है और इस कैपेसिटी को बढ़ाने की बातें भी चल रही है। ठीक है, जिस दिन न्यूज आएगी मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा इसकी कैपेसिटी बढ़ाकर कितनी की गई और कौन कौन सी जगह पर ऐड किया गया। तो ये खंडवा जिले का हो गया। खंडवा से जब निकल कर आप आगे आएंगे तो आप पहुंचेंगे खरगोन डिस्ट्रिक्ट में। हाँ मैं वही कह रहा हूँ रवि, मैं वही कह रहा हूँ, है ना, आपने सुना कि इसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो मैं बात करूंगा और आपको, क्योंकि देखो चाहे टाटा कंपनी करे, अडानी करे, बिरला करे, एक्स वाई जेड करे, प्रोडक्शन अगर होगा तो हम काउंट करेंगे और वो हमारी एनर्जी प्रोडक्शन में है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। अभी 10 मेगावाट की बात हुई और बढ़ा जाएगा तो अपन करंट अफेयर में उसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे। अब खंडवा से निकल के आप खरगोन में पहुंचेंगे। खरगोन में पहुंचेंगे तो आपको एक डैम मिलेगा या एक प्रोजेक्ट मिलेगा, महेश्वर प्रोजेक्ट। ठीक है, महेश्वर डैम के नाम से जाना जाता है। कैपेसिटी की बात करें तो 400 मेगावाट कैपेसिटी है इसकी। कौन से जिले में पड़ता है? तो खरगोन जिले में पड़ता है। राइट। नर्मदा के लिए ये बात है कि जब नर्मदा यहां से आगे बढ़ेगी तो नर्मदा महाराष्ट्र में भी फ्लो होती है। किसमें फ्लो होती है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में कुछ ही क्षेत्र की कुछ ही दूरी बहने के बाद ये पहुंच जाती है गुजरात में। और गुजरात में मध्य प्रदेश, गुजरात में नर्मदा के ऊपर सबसे बड़ा डैम को यहाँ पर दिखाई दे रहा है सरदार सरोवर डैम, जिसकी कैपेसिटी जो है वो 1462 मेगावाट है। 1961 में फाउंडेशन था लेकिन इनॉग्रेशन अभी अभी हुआ है इसका, जून 2017 में। ठीक है, 163 मीटर का इसका जो है वो हाइट है, इस डैम की जो हाइट है वो कितनी है? 163 मीटर। इसलिए ये इंडिया का थर्ड हाईएस्ट डैम बनता है। ठीक है, क्लियर है? कितना आप याद रखेंगे बताइए, मुझे कमेंट करके बताइए। यहां तक की बातें सब क्लियर है आपको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इतने में? एक रिवर के लिए आपको इतनी बातें कवर अप करना पड़ेंगी। ठीक है, चलिए। तो मेरे ख्याल से आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और बाकी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कल कवर अप करते हैं। ठीक है, आज के लिए आपका जो कंटेंट है यहीं तक हम रखेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा वो हो जाएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।